जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को कुछ काम दिया था, क्या काम दिया था? लिंक का काम दिया था। क्या काम दिया था? सर आपने कहा था कि रिंग और फील्ड को सारा पढ़ के आना है। जी किस किस ने पढ़ा है? क्योंकि आप लोगों के पास पूरा एक दिन था। जी बताएं। सर पढ़ा है जो थे नोट्स वगैरह और सारी बुक से पढ़ा है। मंसूर। जी सर एक दफा देखा था। एक तरह देखना तो वो तो अभी आप देख रहे हैं ना, इस तरह देखना तो नहीं है उसको। नहीं नहीं मतलब सर रीड किया। तौहीन। हमारा। जी सर पढ़ा था सारा। क्वेश्चन आपको उसमें हो। सर उसमें वो जो होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म वाला है ना वो थोड़ा सा बता दें। हम्म, और सर जो क्वेश्चन होंगे मैं पूछती हूँ फिर। मारिया। जी सर पढ़ा है मैंने भी। कोई क्वेश्चन हो आपको? सर यही वाला है कि मार्क्सिज्म वाला और सर उसमें जो कर्नल आ रहा था वो वाला भी। अच्छा सजदा। जी सर पढ़ा है लेकिन क्वेश्चन तो कोई नहीं है, क्लियर है बुशरा। सर। रियत ठीक। रियत। दानियाल इधर आए ही नहीं। हाँ। सर आएंगे कल? पक्की बात। ठीक। हाँ जी। बुशरा आपका जवाब नहीं आया। सादिया। जी सर पढ़े। सब देखा एक दफा। ताहिया। ताहिहा। अच्छा जी। चलें जी। मैं अब शॉर्ट सी रिवीजन कराता जाता हूँ। मुझे एक दो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी थी, वो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और कोशिश यही है कि जल्दी से इसको एंड किया जाए, ताकि इसलिए आप लोगों को कहा था क्या। हाँ हाँ। किधर? हाँ हाँ। दूसरे तक ही है, मैंने समझ नहीं आई। हाँ हाँ। हाँ तो इतने तो नहीं होना ना, अभी भी जोड़ना है। हाँ वो तो लेके जाएगा। हाँ जी। इसमें कुछ एक दो चीज़ें मुझे पढ़ते हुए नज़र आ रही थी, जो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा साथ साथ आप लोगों को। आप लोगों ने जैसे कहा है कि काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने स्टडी कर ली हैं इसमें से, फिर भी आप लोगों का बीच में कहीं क्वेश्चन आए तो वो आप पूछ सकते हैं। मैंने जे बी फ्राले की बुक भी वहाँ पे ग्रुप में सेंड कर दी है। वो बेस्ट बुक है, बहुत रिकमेंडेड बुक है, ग्रुप के हवाले से भी और रिंग के हवाले से भी। लीनियर अलजेब्रा, ये जो हमारा फील्ड और रिंग के टॉपिक्स हैं, इनके हवाले से भी वो बेस्ट बुक है। ये जो नोट्स बनाए गए हैं ये उसी बुक से ही बनाए गए हैं। डिवीजन रिंग हमने लास्ट टाइम देख लिया था, हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ज़ीरो डिवाइज़र भी हमने लास्ट टाइम देख लिए थे। अब देखें ज़ीरो डिवाइज़र से अभी इस चीज़ को मैं एक और साथ इसकी बता देता हूँ, ट्रिक भी बता देता हूँ कि जी एन के अंदर ज़ीरो डिवाइज़र्स आप लोग कैसे फाइंड करेंगे। बूलियन रिंग हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर ली थी, हर एलिमेंट जिसका वो हो आइडेम्पोटेंट हो। और उसके बाद बूलियन रिंग जो है वो हमेशा कम्यूटेटिव होती है। ये रिजल्ट्स मैंने आप लोगों को कहा था, हमने प्रूफ्स नहीं करने, हमने रिजल्ट्स याद रखने हैं और उनकी एप्लीकेशंस याद रखनी है। ठीक है।
फील्ड की डेफिनेशन आप लोगों ने अगर पढ़ ली है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं थोड़ी सी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके पास एक ऑर्डर ट्रिपल मीन्स एक सेट के ऊपर अगर दो ऑपरेशंस हम डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे एक प्लस का और एक मल्टीप्लिकेशन का, जैसे मैंने रिंग में आपको कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि प्लस और मल्टीप्लिकेशन हो, दो ऑपरेशंस वो कोई और भी हो सकते हैं। अभी एक बुशरा ने मुझे एक एग्जांपल वो शेयर की थी, वो मैं बुशरा आपको कहूँगा वो ग्रुप में शेयर कर दें। जो सिमेट्रिक डिफरेंस वाली आपने शेयर की थी लास्ट टाइम, रोहीन ने पूछा ओके सर। रोहीन ने पूछा था कि वो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है, तो वो आप उसकी पिक्चर शेयर कर दें ग्रुप में। तो ओके उसके सर। बाद अब इसमें देखिए ये कंडीशन इसमें इम्पोर्टेंट है। अब यही चीज़ अक्सर पूछ ली जाती है फील्ड के अंदर, जो हम अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन देख रहे होते हैं, ये हमारा क्या होता है, f माइनस जीरो का होता है। हम इसमें से एडिटिव आइडेंटिटी जो है उसको स्किप कर रहे होते हैं, माइनस करके मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हम इसको चेक कर रहे होते हैं। यही चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है। जो एडिशन के तहत है हम उसको ओवरऑल देख रहे होते हैं, एडिशन के तहत अबिलियन ग्रुप पूरे सेट को देख रहे होते हैं। बट जब हम अंडर मल्टीप्लिकेशन आते हैं तो यहाँ पे हम उसमें से ज़ीरो को माइनस करते हैं। क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। अब देखें ये जो फील्ड है ये अक्सर डिस्कस की जाती है। ये सी ऑफ आयोटा भी मैंने वहाँ पे डिस्कस की थी। यही मैं आपको थोड़ा सा इसकी बता देता हूँ, अगर आगे कहीं पे डिस्कशन आई तो फिर मैं और इसको एक्सप्लेन कर दूँगा। अक्सर ये जो फील्ड है ये इस टाइप की फील्ड आ जाती है। इसमें जो जनरलाइज फील्ड है वो हमारे पास पोलिनोमियल रिंग्स भी हैं, वो भी इसमें आ जाती हैं। हमने लास्ट टाइम गॉसियन इंटीजर्स को ग्रुप के आखिरी टॉपिक्स में हमने इसको डिस्कस किया था, गॉसियन सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर्स। वहाँ पे क्या आ रहा था, सी ऑफ आयोटा आ रहा था, जी ऑफ आयोटा आ रहा था, जी ऑफ आयोटा वहाँ पे आ रहा था। ये अब देखें ना, अब मैं इसको अगर इस फॉर्म में लेके आऊँ जो अभी मैंने फॉर्म लिखी हुई है, तो ये लिखा जा सकता है बी स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन, और ए बी कहाँ से आएंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स में से आएंगे। अब ये आपके पास आयोटा ही है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसी को और भी चेंज किया जा सकता है। अगर मैं लिख दूँ क्यू ऑफ आयोटा, तो यहाँ पे क्यू ऑफ आयोटा क्या बनेगा, ए प्लस बी आयोटा, और ए बी यहाँ कहाँ से आएंगे, सेट ऑफ रैशनल नंबर में से आएंगे। अब इसी में देखिए और भी चेंजिंग की जा सकती है। यहाँ पे कोई भी आप इर्रेशनल नंबर लिख लें, अब स्क्वायर रूट 3 लिख लें, इसमें कौन से एलिमेंट्स होंगे, ए प्लस बी टाइम्स स्क्वायर रूट 3 आयोटा, और ए बी किस में से आ रहे होंगे, ए बी सेट ऑफ रैशनल में से आ रहे होंगे। जो सेट आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं उसी सेट में से बिलोंग कर रहे होंगे। अब ये जो है, ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या फॉर्म करती है, इस टाइप के जो भी सेट्स बनते हैं ये फील्ड फॉर्म करते हैं, प्रोवाइडेड क्यू जो है वो जो सेट है वो हमारे पास क्या फॉर्म करे, फील्ड फॉर्म करे। इसके एलिमेंट्स आपको पता है किस टाइप के होंगे, ये 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 इसी का एलिमेंट होगा, और इस टाइप के जितने और एलिमेंट्स आप इसमें से बना सकते हैं। इसकी जो एडिटिव आइडेंटिटी होगी वो क्या होगी, वो 0 प्लस 0 स्क्वायर रूट 3 आप इसको लिख सकते हैं, और इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 प्लस 0 स्क्वायर रूट 3, ये इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। इस टाइप की और भी बहुत सी बनाई जा सकती हैं। आपके पास ये जो है क्यू स्क्वायर रूट पी फॉर प्राइम, ये जो है हमारे पास ये फील्ड फॉर्म करती है। ए बी जो है वो सेट ऑफ रैशनल में से आएंगे, और पी जो है वो हमारे पास क्या है, पी इज प्राइम। ठीक है, ये जो हमारे पास है ये फील्ड फॉर्म करते हैं। जनरल फॉर्म मैंने आप लोगों को बता दिया, क्यू आर सी ये तीनों फील्ड फॉर्म करते हैं, और इस साइड के जितने सेट्स हैं वो फील्ड फॉर्म करते हैं। एवरी फील्ड इज़ एन इंटीग्रल डोमेन, ये एमसीक्यू बहुत फेमस एमसीक्यू है ये वाला। एवरी फील्ड इज़ एन इंटीग्रल डोमेन, एवरी फील्ड इज़ अ रिंग, एवरी फील्ड इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग, एवरी फील्ड इज़ अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये सारे एमसीक्यूज हैं, ये बहुत फेमस एमसीक्यूज हैं, कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल यहाँ पे, हाँ ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था। देखिए हमारे पास जो ZN है हमारे पास, अगर इसी में मैं जो एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस की गई इसको डिस्कस कर लें, या कोई और एग्जाम्पल डिस्कस कर लें, कि अगर हमारे पास Z12 है, जैसे इसने एग्जाम्पल में डिस्कस किया हुआ है Z12 है, तो इसके हम ज़ीरो डिवाइज़र्स और इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। ये हमारे पास है, और ये कहाँ तक है,
11 तक है। अब यहाँ पे हमने जो लास्ट टाइम ट्रिक यूज़ की थी रिलेटिवली प्राइम वाली, वो किस तरह यूज़ की थी? वो हमने यूज़ की थी कि इसकी जनरेटर्स वो ग्रुप के अंदर हम यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे अब देखिए ना, जो इसके 12 के रिलेटिवली प्राइम नंबर्स होंगे, इसके 12 के रिलेटिवली प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? जो एलिमेंट्स इसके 12 के रिलेटिवली प्राइम होंगे वो कौन कौन से होंगे? एक 1 होगा, उसके बाद 5, 5, उसके बाद 7, उसके बाद 7, 11, 11। ये सारे जो एलिमेंट्स होंगे ये इसके क्या होंगे? ये इसके यूनिट एलिमेंट्स होंगे। और जो एलिमेंट यूनिट होता है वो क्या होता है? ज़ीरो डिवाइज़र नहीं हो सकता। ठीक है, जो एलिमेंट। अच्छा, उसके बाद इसके ज़ीरो डिवाइज़र्स कौन कौन से होंगे? जो इनके अलावा एलिमेंट्स बच जाते हैं वो ज़ीरो डिवाइज़र्स होंगे। मैं गलत तो नहीं बोल रहा? हाँ ठीक है, इनके अलावा जो एलिमेंट्स बच जाएंगे वो हमारे पास क्या होंगे? ज़ीरो डिवाइज़र्स होंगे। रिलेटिवली जो प्राइम होंगे वो क्या होंगे? उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। ये यूनिट एलिमेंट्स होंगे। जो 12 के रिलेटिवली प्राइम होंगे वो यूनिट एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, और जो इनके अलावा बच जाएंगे वो क्या होंगे? ज़ीरो डिवाइज़र्स होंगे। ठीक है, ज़ीरो के अलावा की बात कर रहा हूँ, नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स। एग्जाम्पल भी आप देख लें, देखें इसके अलावा कौन कौन से एलिमेंट्स है? 2 है और 3 है। ठीक है, और उसके अलावा आगे 4 है, 6 है, उसके बाद 8 है, 9, ठीक है, 10। अब इसमें कोई एक एलिमेंट, दो एलिमेंट्स, ये देखें 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या आता है? 12 आता है। और 12 मॉड 12 करें तो क्या आता है? 0। दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या दे रहे हैं? 0 दे रहे हैं। तो ये दोनों क्या होंगे? ज़ीरो डिवाइज़र्स होंगे। बट अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो सेट मैंने लिखा है, ये जो सेट लिखा है, इसमें आपके पास जो एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करने से ये 0 नहीं हो रहा है। ठीक है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 7, 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज 35, 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 इज 77, 77 को 12 से मॉड करते हैं तो वो 0 कभी नहीं आता। कुछ और आ सकता है बट 0 नहीं आता। ठीक है, तो जब हम ZN के अंदर आते हैं, ZN के अंदर कौन कौन से ज़ीरो डिवाइज़र्स होते हैं? जो उस n के साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं होते। ठीक है, जो रिलेटिवली प्राइम होते हैं वो ज़ीरो डिवाइज़र्स नहीं होते। वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं? यूनिट एलिमेंट्स होते हैं। जो रिलेटिवली प्राइम होते हैं वो यूनिट एलिमेंट्स होते हैं, और जो रिलेटिवली प्राइम नहीं होते वो क्या होते हैं? ये ज़ीरो डिवाइज़र्स होते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप आ जाते हैं VP के अंदर, मैं बात कर रहा हूँ 7 की, तो C7 के एलिमेंट्स आपको पता है 0, 1। अगर मल्टीप्लिकेशन होगी इसलिए हमने 0 को एक्सक्लूड करना होगा। अब इसमें मुझे बताएं कि इसके ज़ीरो डिवाइज़र कौन कौन से हैं और इसके यूनिट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? यूनिट एलिमेंट नहीं होगा और इसमें 0 डिवाइज़र नहीं होंगे। कहाँ? जी, आपने जहाँ पे MBA डिपार्टमेंट के सामने जो शेड बना हुआ है, 37 हाँ जी, क्या कह रहे थे आप लोग? सर जीपी के केस पे जीरो डिवाइजर डिवाइजर नहीं है। ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। जी। इसके यूनिट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सारे ही आ जाएंगे। सारे नहीं आएंगे, नॉन ज़ीरो आएंगे। 1 ज़ीरो से के 6 अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो इसके क्या होंगे? यूनिट एलिमेंट्स होंगे। इसके तमाम होंगे, और इसके तमाम एलिमेंट्स जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे? वो इसके यूनिट एलिमेंट्स भी होंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सब पे एग्जिस्ट करेगा। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको फील्ड कहते हैं। ZP जो होती है वो फील्ड काउंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा है कि फील्ड एक ऐसा हमारे पास होता है जिसके अंदर ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होता। ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होता। ठीक है, फील्ड के अंदर ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होता।
ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास in a ring the zero divisors are precisely the elements which are not relatively prime to n। ये अब मैंने इधर भी बता दिया है। जीरो डिवाइजर्स कौन कौन से होते हैं जो कि उसके साथ रिलेटिवली जो कि उसके साथ क्या होते हैं, रिलेटिवली प्राइम नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद सब रिंग हम उधर डिस्कस कर चुके हैं। थ्योरम सब रिंग की कंडीशन भी मैंने आप लोगों को बता दी थी, चीज़ें आप लोगों ने खुद भी पढ़ी हैं। A finite commutative ring with more than one element and without zero divisor is a field. Every finite integral domain, एक finite जो integral domain है, finite का मतलब वही जो finite set हो, अगर integral domain है तो वो श्योर है कि वो क्या होगी, फील्ड फॉर्म करेगी। ये बहुत फेमस MCQ है, ये वाला, ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये बहुत फेमस MCQ है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक सर एवरी एक्सक्यूज मी सर जी जी सर इंटीग्रल डोमेन फील्ड होती है या फिर फील्ड जो है वो इंटीग्रल डोमेन में आती है, मतलब ये स्टेटमेंट किस तरह से होगी? फील्ड तो ऑब्वियसली इंटीग्रल डोमेन होगी क्योंकि फील्ड के अंदर जीरो डिवाइजर नहीं होता, बट हर इंटीग्रल डोमेन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि फील्ड फॉर्म करेगी। उसने कंडीशन लगा दी है कि जो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होगी वो फील्ड फॉर्म करेगी। फील्ड तो ऑब्वियस है कि वो इंटीग्रल डोमेन ज़रूर बनाएगी, फील्ड अगर है तो वो ये ठीक है। ज़रूर होगी, बट ज़रूरी नहीं है कि हर इंटीग्रल डोमेन फील्ड बनाएगी। बट ये है कि जो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होगी वो ज़रूर फील्ड फॉर्म करेगी। आगे कैरेक्टरिस्टिक वाला टॉपिक है। इसके अंदर हमारे पास क्या है कि अगर हमें एक ऐसा इंटीजर मिल जाए जो कि उस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं। अब देखें ना, एन ए का यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि आपने एन को उसके साथ आपने उसको उसके साथ उतने टाइम्स ऑपरेट करना है, एलिमेंट को एलिमेंट के साथ ही आपने उतने टाइम्स ऑपरेट करना है। फिर आपने चेक करना है कि क्या उसका आंसर ज़ीरो आता है या नहीं आता। अगर तो ज़ीरो आ जाता है तो फिर हम ये कहते हैं कि वो उसकी करेक्टरिस्टिक बन गई, और अगर ज़ीरो नहीं आता तो फिर हम ये कहते हैं कि उसकी करेक्टरिस्टिक ज़ीरो है, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं इसी Z12 के अंदर आपको दे देता हूँ। Z12 में देखिए हमारे पास अगर एक एलिमेंट हम पिक करते हैं यहाँ से, एक एलिमेंट में यहाँ से सपोज 3 पिक करता हूँ, तो 3 को मैं अगर 4 टाइम्स ऐड करता हूँ 3 में ही, ये अंडर मॉड क्यों करना है इसलिए मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ। तो ये देखें अगर मैं इसको 4 टाइम्स ऐड कर रहा हूँ, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको कर रहा हूँ 4 टाइम्स 3, ठीक है। तो ये क्या आंसर देगा 12, और 12 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। 0 तो 4 टाइम्स 3 क्या हो गया, 0 बन गया। तो 3 की करेक्टरिस्टिक क्या आ गई, करेक्टरिस्टिक ऑफ 3 इज़ 4। तो वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो उसको ऑपरेट करने के बाद वो आंसर क्या दे दे, 0 दे दे, वो उसकी क्या कहलाती है, करेक्टरिस्टिक कहलाती है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, सर ये वाला रिपीट कर दें, आवाज बहुत कट रही थी आपकी। अच्छा जी, अभी मैं इसका दोबारा बता देता हूँ आप लोगों को। Z12 जैसे आपके पास मैं कोई और एलिमेंट पिक कर लेता हूँ यहाँ से, Z12 का हम सपोज करें 5 पिक कर लेते हैं। 5 को मैंने 5 में ऐड करते जाना है और चेक करना है कि किसी पॉइंट पे जाके ये 0 देता ही नहीं देता। 5 + 5 25, 12 से डिवाइड करें नहीं आता। 5 + 5 इज़ 10, 15, उसके बाद 20, उसके बाद 25 बन जाता है, फिर क्या बन जाता है 30 बन जाता है, 35 बन जाता है, उसके बाद 40, 45, 50, 55 और 60 जो है वो 12 से डिवाइड हो जाता है, इसका आंसर 60 आएगा, और 60 पे जाके ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने कितने टाइम्स इसको ऐड किया है, 12 टाइम्स 12 टाइम्स। इसकी करेक्टरिस्टिक क्या हो गई 12। इसी बात की इसको मतलब 12 टाइम अगर इसको ऐड करेंगे 0 देता है, तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या कहलाएगी 12 है। सर ये जस्ट अंडर एडिशन चेक करते हैं हम या मल्टीप्लिकेशन? डिपेंड करता है ना कि हमारा ऑपरेशन बेसिक कौन सा है वहाँ पे, n टाइम्स उसको करना है। जो
फर्स्ट ऑपरेशन होता है हमारा, उसके अकॉर्डिंग करनी चाहिए। जैसे अगर हम रियल नंबर्स में देखें, सेट ऑफ रियल नंबर, ये सेट ऑफ इंटीजर्स में देखें, सेट ऑफ इंटीजर्स में देखें तो हमारे पास अगर 2 एक एलिमेंट में पिक करता हूँ तो 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो कितने टाइम्स ऐड करेंगे, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0 आ जाए। देखिए इसकी 0 0 ही है, इसकी 0 12 नहीं है। इसको अगर हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तभी 0 आ सकता है, अदरवाइज जी के अंदर कभी 0 नहीं होगा, ठीक है, अदरवाइज ये कभी भी 0 नहीं होगा। को क्लियर है ये चीज़? ये जी के अंदर कभी जी सर। अगर हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करें तभी ये 0 हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है, जी की करेक्टरिस्टिक 0 है। इसी तरह जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है इसकी करेक्टरिस्टिक 0 है। उसके बाद जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेट ऑफ फ्रैक्शंस है, इन सब की करेक्टरिस्टिक क्या है, 0 है, ठीक है। ये याद रखना है। द रिंग सर जी 12 की भी करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? एज ए सेट में बात नहीं कर रहा, एज एन एलिमेंट, एज ए सेट कुछ होते हैं जिसमें हर एलिमेंट की करेक्टरिस्टिक वो फिक्स्ड हो जाए तो वो उसकी करेक्टरिस्टिक होती है। कुछ होते हैं जिसमें हमारे पास क्या होता है कि एक एलिमेंट की एक सेट की पूरी करेक्टरिस्टिक वही होती है। अब यहाँ पे देखें ना, मैंने यहाँ पे 3 पिक किया ऊपर, Z12 का एलिमेंट है। जब मैंने 5 उसी सेट का पिक किया तो उसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, 12y, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि पूरे सेट की जो करेक्टरिस्टिक होगी वो पूरे सेट की करेक्टरिस्टिक वो नहीं बन सकती। जब तक सब एलिमेंट की करेक्टरिस्टिक एक ना हो जाए तब तक हम उसको पूरे रिंग की करेक्टरिस्टिक नहीं कह सकते। यहाँ पे जो 0 है पूरे रिंग की ये करेक्टरिस्टिक है, किसी भी एलिमेंट को पिक करें तो उसको 0 के अलावा 0 नहीं किया जा सकता। बट यहाँ पे देखें कि जो मैंने 3 पिक किया तो उसकी करेक्टरिस्टिक 4 आई, 5 को पिक किया तो उसकी करेक्टरिस्टिक 12 आई। तो हम Z12 की करेक्टरिस्टिक कोई एक फिक्स नहीं कर सकते इनमें से, ठीक है। जब पूरे सेट के लिए वो बात ट्रू हो जाए तो फिर हम ये कहते हैं कि वो उसकी करेक्टरिस्टिक होगी। यहाँ पे पूरे रिंग के लिए ये 0 है, सेट ऑफ नंबर्स के लिए पूरी ये हमारे पास है। इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए पूरी जो करेक्टरिस्टिक है वो 0 हर एलिमेंट के लिए है, ठीक है। ये देखें ज़रा करेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग, यहाँ ये लाइन पढ़े ना कि इफ़ देयर इज़ नो सच पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच n इक्वल टू 0 देन r इज़ ऑफ करेक्टरिस्टिक 0। अगर हमें कोई एलिमेंट ना ऐसा ना मिल सके जिसके लिए वो 0 बन सके तो उसको हम उसकी 0 करेक्टरिस्टिक कहते हैं, ठीक है। ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स और सेट ऑफ रियल नंबर्स में यही तो प्रॉब्लम है, सेट ऑफ इंटीजर्स में भी यही प्रॉब्लम है। हमें कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिल रहा जो उसको 0 कर दे, तो फिर हम क्या कहते हैं कि उसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, 0 है। ये आगे इसके एग्जांपल में भी लिखे हुए Z6 उसने डिस्कस किया है। देखिए Z6 में जो 3 एलिमेंट है इसका करेक्टरिस्टिक 2 है और जो 2 है उसकी करेक्टरिस्टिक 3 है, ठीक है। अब अगर एज ए होल हम पूरे Z6 की बात करें तो फिर Z6 की जो करेक्टरिस्टिक है वो 6 है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ Z12 की करेक्टरिस्टिक तो Z12 की करेक्टरिस्टिक क्या होगी, 12 होगी, ठीक है। Z12 की करेक्टरिस्टिक 12 होगी अगर ओवरऑल, क्योंकि ये हर एलिमेंट की करेक्टरिस्टिक है। अगर आप 3 को चेक करें ना, 3 को 12 से मल्टीप्लाई क्या होता है, सर फिर Zn की जो करेक्टरिस्टिक होगी वो n होगी। हाँ जी, पूरी रिंग की अगर करेक्टरिस्टिक की बात करें तो वो n होगी, ठीक है। यस सर। अब ये थ्योरम पे देखें, R be a ring with unity then R has characteristic n positive if and only if n is least positive integer such that n dot 1 is equal to 0। अगर R के अंदर एक हमारे पास यूनिटी मौजूद हो और हमने अगर उसकी करेक्टरिस्टिक चेक करनी हो तो वो क्या चेक करनी है, आप जस्ट क्या चेक करें, उसको 1 के साथ चेक कर लें, उसकी आइडेंटिटी के साथ चेक कर लें, बाकियों के साथ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी भी यहाँ पे देखें, हमारे पास अगर Zn है तो ये यहाँ पे Zn पे ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है। Zn है हमारे पास, इसमें हमें पता है कि इसमें 1 मौजूद है। अब 1 की करेक्टरिस्टिक चेक कर लें, आप 1 को n से मल्टीप्लाई करें, आंसर n आएगा, मॉड n करेंगे तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 की जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या बन जाएगी, उसकी रिंग की पूरे की करेक्टरिस्टिक वही बन जाएगी। वो ये इस थ्योरम में ये बात की जा रही है।
किसी भी रिंग की अगर आपने करेक्टरिस्टिक चेक करनी है तो उसमें चेक करेंगे कि वन मौजूद है या नहीं, यूनिटी मौजूद है या नहीं। अगर है तो उसकी करेक्टरिस्टिक का चेक कर लें, जो उसकी करेक्टरिस्टिक होगी वही रिंग की करेक्टरिस्टिक हो जाएगी। जो इंटीग्रल डोमेन है उसकी करेक्टरिस्टिक या ज़ीरो होती है या क्या होती है, प्राइम नंबर होती है। इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास ZP जो होते हैं प्राइम नंबर के लिए, ये सारी क्या फॉर्म करते हैं, ऊपर हमने इसको फील्ड भी कहा, ये इंटीग्रल डोमेन भी होते हैं बेसिकली इंटीग्रल डोमेन, और फिर हम इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं कि ये क्या बन जाते हैं, ये फील्ड भी बन जाते हैं। अब ZP में आप एग्जांपल ले सकते हैं Z5 के आप एग्जांपल ले सकते हैं। अब ये देखिए Z5 का अगर आप एक एलिमेंट पिक करते हैं 4, तो 4 की करेक्टरिस्टिक क्या होगी, 4 की करेक्टरिस्टिक क्या होगी, 4 किस मल्टीप्लाई, हाँ जी 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें आता क्या है 20 आता है, और 20 मॉड 4 करते हैं तो आंसर क्या आता है 0 आता है। इसका मतलब 4 की जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या है 5 है। सिमिलरली 3 पिक करें, 3 की करेक्टरिस्टिक क्या है 5 है, 2 की भी करेक्टरिस्टिक क्या है 5 है। ऊपर वाला फार्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, 1 की करेक्टरिस्टिक भी क्या है 5 है, तो सब एलिमेंट्स की करेक्टरिस्टिक 5 होगी, जिसका मतलब Z5 की करेक्टरिस्टिक क्या है 5 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस केस में क्या हो सकता है, इस केस में ये आपके पास श्योरिटी है कि जो मेन रिंग की जो करेक्टरिस्टिक है वो हर एलिमेंट की भी करेक्टरिस्टिक वही है। ठीक है, बट Zn के अंदर ये चीज़ ट्रू नहीं थी, ZP अगर स्पेसिफिक कर दें तो वहाँ पे ये चीज़ ट्रू है कि जो रिंग की करेक्टरिस्टिक होगी वही हर एलिमेंट की करेक्टरिस्टिक होगी। तो उसने यहाँ भी यही कहा है कि फील्ड की करेक्टरिस्टिक जो है करेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन जो है उसकी जो करेक्टरिस्टिक है या ज़ीरो होगी या क्या होगी प्राइम होगी। ठीक है, अब ये भी चीज़ हमने यहाँ पे देख ली है, Z जो है वो क्या है इंटीग्रल डोमेन है, R भी क्या है इंटीग्रल डोमेन है, Z कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या है इंटीग्रल डोमेन है, इनकी करेक्टरिस्टिक हमने देख ली है कि ये क्या है 0 है। ठीक है, उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ सब रिंग्स इज अ रिंग, सब रिंग अगर उनका इंटरसेक्शन लें सब रिंग्स का वो अगेन सब रिंग फॉर्म करती हैं। आर भी ए बूलियन रिंग, देन करेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज़ 2 एंड आर इज़ कम्यूटेटिव, आर कम्यूटेटिव हो जाती है और वो उसकी करेक्टरिस्टिक जो है वो 2 हो जाती है। ये प्रूफ्स हम लोगों ने देखने इसमें। रेगुलर रिंग क्या होती है कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट को दूसरे के इस तरह करके मल्टीपल की फॉर्म में लिखा जा सके। इसमें एक एग्जांपल इसने डिस्कस की है कि अगर हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है तो वो रिंग ऑफ इंटीजर्स है हमारे पास, तो उसके अंदर वो रेगुलर एलिमेंट जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स Z, इसमें जो रेगुलर एलिमेंट्स हैं वो इसके एक 1 है, एक इसका एलिमेंट -1 है और 0, ये तीनों जो है रेगुलर एलिमेंट्स हैं। देखिए रेगुलर एलिमेंट्स कैसे हैं, 1 को हम लिख सकते हैं -1 × 1 × -1, और ये वो फॉर्म बन गई है कि x = x y x। सॉरी एक मिनट, इसमें ये नहीं है, ये -1 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तीनों क्या आ जाएंगे -1 आ जाएंगे। ठीक है, ये हम इस -1 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये रेगुलर एलिमेंट की डेफिनेशन है। x जो है वो क्या कहलाएगा, रेगुलर एलिमेंट कहलाएगा। इसी तरह आगे हमने एक और रिजल्ट भी देखना है कि y भी जो है वो भी रेगुलर एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, जो इस फॉर्म में यहाँ पे आ रहा होता है वो भी क्या कहलाता है, वो भी रेगुलर एलिमेंट ही कहलाता है। सिमिलरली आप 1 को भी लिख सकते हैं, 1 के लिए -1 यहाँ पे 1 यहाँ पे मिडल में आप 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 1 लिख सकते हैं। अब देखें ना, उसने डिफरेंट एलिमेंट नहीं कहा, उसने कहा सेम एलिमेंट आपके पास वो उसके अंदर ले सकते हैं आप लोग। ठीक है सर, अगर G9 में हमने रेगुलर एलिमेंट फाइंड करना होगा तो वो कैसे करते हैं Z9 Z के केस? अभी उसको आगे देख लेते हैं, आगे चीज़ वो आ जाती है। उसके बाद जो M2 ऑफ R है हमारे पास, जनरल लीनियर ग्रुप है हमारे पास, इसमें डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होता है। इसके अंदर हर एलिमेंट इसका जो है वो रेगुलर होता है, इसलिए जो पूरी रिंग है ये हम क्या कह लेते हैं, इसको रेगुलर रिंग कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ऊपर ही कहा गई है कि जिसका हर एलिमेंट ही रेगुलर हो जाए उसको हम रेगुलर रिंग कहते हैं।
इसकी एक्सप्लेन इसने यहाँ पे किया हुआ है ना, एक्सप्लेनेशन में तो नहीं जाना, इसके जब रिजल्ट आप लोगों ने याद रखना है कि M2 ऑफ R जो है ये रेगुलर रिंग है, इसका हर एलिमेंट रेगुलर है। M2 ऑफ R जो है वो डिवीजन रिंग नहीं है। अब ये रिजल्ट ज़रूरी है कि एक डिवीजन रिंग जो है वो हमेशा रेगुलर रिंग होती है, बट एक रेगुलर रिंग ज़रूरी नहीं है कि वो डिवीजन रिंग है। डिवीजन और रेगुलर में क्या फ़र्क है? डिवीजन रिंग क्या थी? उसमें है हर एलिमेंट यूनिट एलिमेंट होते हैं डिवीजन रिंग में। जी बाकी लोग हाँ जी हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। जी। तो ये जो है उसने कहा है कि M2 ऑफ R जो है ये क्या है, डिवीजन रिंग नहीं है बट रेगुलर रिंग है। ठीक है, उसके बाद थ्योरम है ये, इसमें रिजल्ट्स आप लोग ज़रूर याद रख लें, अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। हमारे पास अगर R जो है एक रेगुलर रिंग है विद मोर देन वन एलिमेंट, तो उसके अंदर एक यूनिक एलिमेंट Y ज़रूर एग्जिस्ट करता है कि उसको हम इस तरह करके लिख सकते हैं। ठीक है, देन R हैज़ नो ज़ीरो डिवाइज़र। अगर हमारे पास वो रेगुलर रिंग है तो उसके अंदर ज़ीरो डिवाइज़र कोई नहीं होगा। ठीक है, और ये रिज़ल्ट के ऊपर मैंने आपको कहा है कि अगर x के कॉरस्पॉन्डिंग आपको y मिल जाता तो y के कॉरस्पॉन्डिंग आप उसको x की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये मैंने ऊपर आपको बात बता दी है। अगर x रेगुलर है तो y भी उसका रेगुलर है। और थर्ड जो चीज़ है कि अगर रेगुलर रिंग हो तो हमारे पास वो जो रिंग होती है उसके अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट ज़रूर मौजूद होता है। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट तो हमेशा हमारे पास क्या होता है, रेगुलर होता है। और R क्या होती है, डिवीजन रिंग होती है, उसके अंदर क्या होता है हमारे पास हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाता है। अगर पूरी जो रिंग है हमारे पास वो रेगुलर हो जाए तो उसका जो है वो डिवीजन रिंग बन जाती है। यही ऊपर हमने डिस्कस करके आए। और उसके अलावा क्या होता है, उसके अंदर ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होता। ठीक है C ऑफ R, ये रिज़ल्ट आप लोग याद रख लें। C ऑफ R मीन सेंटर ऑफ R। सेंटर ऑफ R की डेफिनेशन वही है जो ग्रुप के अंदर हम डिफाइन करते हैं कि सेंटर एलिमेंट जो उसके अंदर बिलोंग करता है। ठीक है, इसको उसने कहा है कि ये क्या होती है, R की सब रिंग होती है, सब रिंग फॉर्म करती है। उसने यही दोनों कंडीशन यहाँ पे चेक की हुई हैं, A माइनस बी और A इंटू बी दोनों चेक की हुई हैं कि ये इसका सब रिंग बन जाती है। ठीक है, ये हमने इस प्रूफ के अंदर तो नहीं जाना है, रिजल्ट आप लोगों ने याद रखना है कि सेंटर ऑफ R जो है वो सब रिंग होती है R की। इस चीज़ को छोड़ दें बेशक। हाँ जी, ये जो है ये आप लोगों ने याद रख लेना है कैसे इसकी रिंग्स बनती हैं। सब रिंग्स कौन कौन सी हैं, जी की जो सब रिंग्स हैं वो ये वाली बन जाती हैं। हमारे पास अगर जी एक रिंग है, मेन जो रिंग है हमारे पास जी प्लस और मल्टीप्लिकेशन के तहत, तो इसकी सब रिंग्स कौन कौन सी, हमें पता है कि इसका एक सबसेट इस टाइप के हमेशा मौजूद होते हैं। इसमें n क्या होता है हमारे पास, n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। अब देखें ना इसमें एन जी में किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, एन जी में हमारे पास एन ए टाइप एलिमेंट्स होंगे और ए कहाँ से आ रहा होगा, सेट ऑफ इंटीजर में से आ रहा होगा। इसकी एग्जांपल एक दे देता हूँ, 2z का मतलब क्या है, इसमें कौन एलिमेंट्स होंगे, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन। अगर मैं यहाँ पे 10z की बात करता हूँ तो 10z किस टाइप का एलिमेंट्स होंगे, इसमें 0 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 20, बेसिकली उस n के जो होते हैं मल्टीपल्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये जो तमाम इस टाइप के आ जाती हैं हमारे पास 2z 10z 3z 4z, ये तमाम इसकी क्या बनती हैं, इसकी सब रिंग्स बन जाती हैं। ठीक है, ये तमाम जो सेट्स हमारे पास आते हैं ये इसकी सब रिंग्स फॉर्म कर जाती हैं। उसने यहाँ पे प्रूफ किया हुआ है, लेकिन इस चीज़ को आप लोगों ने याद रखना है कि ऑल सब रिंग्स ऑफ जी आर ऑफ द फॉर्म एन जी जो होती हैं ये सारी इसकी क्या होती हैं, सब रिंग्स होती हैं। आगे आइडियल्स को हमने पहले भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया, यहाँ पे इस बुक में इस नोट्स में दोबारा डिस्कस किया गया। आइडियल ए टाइम्स एस जो है एस ए टाइम, वो अगर जो रिंग का एलिमेंट है वो लेफ़्ट साइड पे आ जाए और जो आइडियल का आइडियल का एलिमेंट है वो लेफ़्ट साइड पे आ जाए और रिंग का एलिमेंट राइट साइड पे आ जाए तो उसको राइट आइडियल कहते हैं, और अगर रिंग का एलिमेंट लेफ़्ट साइड पे आ जाए तो उसको लेफ़्ट आइडियल कहते हैं। ठीक है, अगर रिंग का एलिमेंट राइट साइड पे आ जाए तो वो राइट आइडियल, और अगर रिंग का एलिमेंट लेफ़्ट साइड पे आ जाए तो वो
लेफ्ट आइडियल। यही इसकी याद रखने की ट्रिक है। और अगर कोई ऐसा आइडियल जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाए तो उसको हम सिंपल आइडियल कहते हैं, अगर वो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाए। इसको सब आइडियल को चेक करने का मेथड क्या है, एस माइनस आइडियल के दो एलिमेंट्स लें और उन दोनों को चेक कर लें कि वो दोनों सब्ट्रैक्ट होकर उसमें बिलोंग कर रहे हैं या नहीं, और उन दोनों की जो ये वाली प्रोडक्ट है ये उसमें बिलोंग कर रही है या नहीं कर रही। अगर इसमें कोई चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ऐसे चुप करके ना बैठा करें आप। ये नहीं कि आप लोग ये चीज़ें पहली दफ़ा पढ़ रहे हो या आप लोगों के लिए नई चीज़ें हों, मतलब आप लोग स्टूडेंट्स बैठे हो PGS फर्स्ट सेमेस्टर के, तो आप लोग कैसे बैठे हो ना जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। एवरी रिंग हैज़ एटलीस्ट 2 सर आइडियल, समझ आ गया। हर रिंग के कम से कम 2 आइडियल ज़रूर होते हैं, एक ज़ीरो होता है और एक हाँ वो इटसेल्फ होती है। ज़ीरो को हम नल आइडियल कहते हैं और आर इटसेल्फ यूनिट आइडियल है, प्रॉपर आइडियल। इफ़ एस इज़ नॉट आर देन एस इज़ कॉल्ड प्रॉपर आइडियल। अगर वो उसका ऑब्वियसली इन दोनों में से कोई और जो भी आइडियल होगा उसको हम प्रॉपर आइडियल कह रहे होंगे। ठीक है, ये जो बेसिक सेट थ्योरी के तमाम कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर, वो ग्रुप में आ जाते हैं। ग्रुप से आगे रिंग में वही चीज़ आ जाती है कि प्रॉपर आइडियल कौन सा होता है, जो उनके दोनों के अलावा जो नल आइडियल और मेन आइडियल के अलावा जो होता है वो जो होता है वो प्रॉपर आइडियल होता है। अ फील्ड कंटेन्स नो प्रॉपर आइडियल अदर देन नल आइडियल। फील्ड का कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होता। उसकी रीज़न क्या है? फील्ड का कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होता। कोई बंदा आंसर देना चाहे, रीज़न क्या है? क्योंकि उसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं 1 नहीं आ रहा होता ना, 1 आइडेंटिटी। आ रहा होता है, ये रीज़न होती है। क्योंकि 1 आ रहा होता है ये रीज़न होती है। और फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो भी बात आपकी ठीक है। 2 एलिमेंट्स के जब इनवर्स हम लेंगे ना तो देखिए ना, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब ये देखें कि हमारे पास अगर एक फील्ड एफ है और इसका हम सबसेट एक सब रिंग एक ले लेते हैं आई, और हम इसको चेक करना चाह रहे हैं कि आइडियल फॉर्म करता है कि नहीं करता है। सपोज हमें गिवन है कि ये आइडियल है, ठीक है। अब आइडियल होने की वजह से इसमें क्या होगा, आर ए इसमें बिलोंग कर रहा होगा और ए आर भी इसमें बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। अब अगर ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं, फर्स्ट कर हम इसको चेक करते हैं। अगर ए है इसमें, ए तो ऑब्वियसली हम किस में से पिक कर रहे हैं, ए आई में से पिक कर रहे हैं। यहाँ पे जो ए है वो आई में से पिक कर रहे हैं और जो स्मॉल आर है वो आर में से फील्ड में से पिक कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर ए इसमें है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहाँ पे मौजूद होगा? फील्ड में तो ज़रूर होगा, आई में भी हो सकता है बट फील्ड में तो ज़रूर मौजूद होगा। अब अगर हम इन दोनों को ऑपरेट करते हैं तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। और ये कहाँ पे बिलोंग कर रहा होगा? ये आई में बिलोंग कर रहा होगा क्योंकि हम आई को आइडियल कह चुके हैं। इसका मतलब 1 किस में बिलोंग कर गया? आई में बिलोंग कर गया, ठीक है। 1 अगर आई में बिलोंग कर गया, अब देखें अगर हम एफ का कोई भी एलिमेंट पिक करते हैं उसमें जब हम आई के साथ ऑपरेट करेंगे तो वो किस में बिलोंग कर जाएंगे? आई में बिलोंग कर जाएंगे। इसका मतलब ए जो है वो किस में बिलोंग कर गया? आई में। चले मैं A1 इसको कर देता हूँ, ए ऊपर यूज कर चुके हैं। A1 किस में चला जाएगा? आई में चला जाएगा। इसका मतलब एफ के जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो कहाँ पे चले गए? आई में चले जाएंगे। एफ जो है वो किसका सबसेट बन जाएगा? आई का सबसेट बन जाएगा। लेकिन एफ तो सुपर सेट था, एफ तो बड़ा सेट था, आइडियल तो उसकी सब थी। अब अगर ये इसको कंटेन कर गया इसका मतलब क्या है कि एफ और आई आपस में क्या है? इक्वल है। ठीक है। तो इसका मतलब जो फील्ड होती है, फील्ड का कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे डिस्कस की है। फील्ड कंटेन नो प्रॉपर आइडियल अदर देन नल आइडियल, मतलब उसका कोई प्रॉपर आइडियल नहीं होता। एक्सक्यूज मी सर, जी जी, सर फील्ड एंड आइडियल इक्वल या फिर पेयर का केस? नहीं समझ आई बात। सर मैं कह रही हूँ कि फील्ड एंड आइडियल ऐसा कोई केस एग्जिस्ट नहीं करता कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाए, वो कि हमेशा आइडियल उसका सबसेट रहेगा? उसका आइडियल होता ही कोई नहीं है ना, प्रॉपर आइडियल कोई नहीं होता, ये बात करें हम। प्रॉपर तो वो इटसेल्फ होता है, अपना आइडियल तो होता है। हाँ जी, प्रॉपर आइडियल उसका कोई नहीं है। A non-zero commutative ring with unity is a field if it has no proper ideal. ये अगर हमारे पास एक रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग है जिसके अंदर यूनिटी भी मौजूद है, ठीक है, वो फील्ड कहलाएगी अगर उसके अंदर उसका कोई प्रॉपर आइडियल ना हो,
ठीक है। क्वेश्चन रिंग आप लोग अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो ये पूछ सकते हैं। वैसे क्वेश्चन ग्रुप से ही आगे इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसमें मल्टीप्लिकेशन जो है और एडिशन जो है इस वे में डिफाइन किए जाते हैं। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछें मुझसे। ऑपरेशन जो डिफाइन किए गए इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। चले आगे चलते हैं। होमोमॉर्फिज्म इसमें दो वेज में डिफाइन की जाती है, क्योंकि ऑपरेशंस भी दो होते हैं रिंग के अंदर, तो उसके अंदर जो ऑपरेशन के लिहाज से होमोमॉर्फिज्म मैपिंग जो है वो भी दो वेज में डिफाइन करते हैं, प्लस के लिहाज से और एक मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। कर्नल जो हम ग्रुप के अंदर डिफाइन कर रहे होते हैं वही यहाँ पे कर्नल डिफाइन कर रहे होते हैं। सर ये होमोमॉर्फिज्म वाला दोबारा बता दें। मैं यही सोच रहा था हमारा कि इसमें आपका क्वेश्चन क्या है, क्या पूछना चाह रहे हैं। मैं वही सोच रहा था कि इसमें आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है। आप बताइए क्वेश्चन जी। जी सर। क्या समझाना मतलब सर जो इसकी ऑपरेशन है दो, ये थोड़ी सी डिफाइन कर दें। अगर रियल नंबर से रियल नंबर का कोई भी मैपिंग ले सकते हैं। कोई एक मैपिंग यहाँ पे आइडेंटिटी मैपिंग ही चले डिफाइन कर देते हैं। इसमें हम देखिए हमने ऑपरेशन एक तो चेक करना है एडिशन का, एक्स प्लस वाई, फाई ऑफ एक्स प्लस वाई किसकी इक्वल आ जाएगा, एक्स प्लस वाई, और ये हम इसको लिख सकते हैं फाई ऑफ एक्स प्लस फाई ऑफ वाई। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी हमने इसको चेक करना है, ये इक्वल टू आ जाएगा एक्स इंटू वाई और ये आ जाएगा फाई ऑफ एक्स। पहले वाली रेंज के वो एलिमेंट्स जो कि दूसरे वाली रेंज की जीरो पे जाके वैल्यू का रहा है, उसके अंदर जीरो रख के आंसर देना। क्वेश्चन रिंग अगर आर ओवर एस हम क्वेश्चन रिंग डिफाइन कर रहे हैं तो इसमें इस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं ए प्लस एस। ए जो है वो आर में से बिलोंग कर रहा होता है और एस जो है वो कैपिटल एस में से बिलोंग कर रहा होता है। इसमें एलिमेंट्स इस टाइप के होते हैं, ठीक है। इसका जो ज़ीरो एलिमेंट होता है, इस सेट का जो ज़ीरो एलिमेंट होता है वो ज़ीरो एलिमेंट किस टाइप का होता है, ज़ीरो प्लस एस। इसकी जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो ज़ीरो प्लस एस टाइप की होती है। सर जी जी सर ये जो हमने होमोमॉर्फिज्म की बात की सर, कल हमने एक मैपिंग ली थी जी तो उसकी मल्टीप्लिकेशन के अंदर वो होमोमॉर्फिज्म नहीं बन रही थी, तो ये जनरली बात कैसे होल्ड कर जाती है। उसके लिए हमें को मैपिंग देखनी पड़ेगी कि किस तरह से वो कौन सी मैपिंग होगी जो इसके लिए दूसरी भी। सर हमने 2x लिया था ना, तो वो तो होल्ड नहीं करता, फिर ये जनरली कैसे लिख सकते हैं कि होमोमॉर्फिज्म ऑलवेज रिंग होगी, होल्ड करेगी। नहीं वो तो हम डिफाइन करेंगे ना, मैपिंग डिफाइन करेंगे, वो तो मैपिंग उस तरह से डिफाइन करेंगे कि ए प्लस बी पे ये आंसर देगा और ए इंटू बी पे ये आंसर देगा। मुझे अभी माइंड में नहीं है, मैं फिराले की बुक से देखूंगा, एग्जांपल्स वहाँ पे मौजूद है, मैं उससे देख के फिर आपको बताऊंगा कि कौन सी रिंग होमोमॉर्फिज्म बन जाती है। ओके बट वो तो देखें ना, ये जो कंडीशंस हैं ये तो हमें डिपेंड करता है कि हमने मैपिंग किस तरह डिफाइन की है। अब वो हमारी मैपिंग इस तरह से डिफाइन है, अगर होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर इसका मतलब वो होमोमॉर्फिज्म नहीं है, ठीक बात खत्म हो जाएगी। अब ये जो मैंने मैपिंग डिफाइन की है, ये तो इंटीजर्स पे हो जाए, रैशनल्स पे हो जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे हो जाए, ये तो सब पे होमोमॉर्फिज्म है, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म है।
S is an ideal of a ring, then the mapping 5 from R सर जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ये हमारे पास होमोमॉर्फिज्म नहीं है रिंग तो रिंग है कोई एग्जांपल के कौन जी मुझे बात की समझ नहीं आप क्या पूछना चाह रहे हैं। सर के अगर हमें एग्जांपल देनी हो कि कौन सी ऐसी रिंग है जो होमोमॉर्फिज्म भी है तो उसकी हम ये दे नहीं सकते कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये आगे उसने एक डिफाइन कर दी, इसका मैं आपको बता देता हूँ। ये एक डिफाइन की है इसने, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन सी एक हमेशा से एक जो होमोमॉर्फिज्म है वो हमेशा एग्जिस्ट कर रही होती है। अगर हमारे पास एक रिंग है ना, इसकी एग्जांपल भी आगे मैं दे देता हूँ। एस या आई उसका कोई आइडियल हम ले लेते हैं, आई नॉर्मली हम आइडियल लेते हैं, इसने एस यूज़ किया हुआ हम आई यूज़ करते हैं, वरना आई फॉर आइडियल याद रखना आसान होता है। ये जो मैपिंग है ना इस तरह से डिफाइन की गई है, रिंग से क्वोशंट रिंग तक। और किस तरह से डिफाइन की गई है, ए को किस पे मैप करेगी, ए प्लस आई पे मैप करेगी। ए कहाँ से आएगा, ऑब्वियसली ए रिंग का कोई एलिमेंट होगा। ये जो मैपिंग होगी ये हमेशा क्या होगी, रिंग होमोमॉर्फिज्म होगी। वो ये इस तरह करके डिफाइन कर रहा है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है, हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स रिंग फॉर्म करता है, ठीक है, फॉर्म करता है जी जी सर। एक मिनट। क्या फील्ड आइडियल भी फॉर्म करता है इसकी जो सब रिंग्स है अभी हमने डिस्कस की थी एन जी, ये आइडियल फॉर्म करते हैं। इनमें से आइडियल कौन कौन से हैं, एन जी जो है हमने अभी बात की है कि ये सब रिंग्स हैं, क्या आइडियल भी फॉर्म करते हैं ये? नहीं करेंगे। क्या चेक कर बता सकते हैं वैसे ही कि कौन कौन से इसमें कुछ हैं आइडियल्स हैं इसमें? सर दो तो होंगे ना जो नल और एक नॉन ट्रिवियल, ये एन जी की बात कर रहा हूँ मैं जी की। देखिए ना, जी हमारे पास ये रिंग है, ठीक है, और जो एन है हमारे पास ये इसकी सब रिंग है। लेकिन सर वहाँ पे एक रिजल्ट था कि जो एन जी है वो आइडियल होता है जी का। क्या सबके लिए आइडियल होता है? जी पिक करो, टू एक एलिमेंट पिक करें, तो एक एलिमेंट पिक कर लेते हैं, फोर पिक करते हैं, यहाँ से एक एलिमेंट जी का एक एलिमेंट पिक करो। जी जी सर प्लीज हमारी कॉप करवा दें। जी। अब देखें, z का कोई एक एलिमेंट पिक करें और 4 से मल्टीप्लाई करें, आंसर किस में आएगा, क्या 2z में आता है? जी। आएगा इसका 10 पिक करें, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 40 आ जाता है। 42 z में काम करता है या नहीं करता? करेगा जी सर जी करेगा जी। अगर 3z पिक करते हैं, फिर नहीं करेगा 3z 3z का एक एलिमेंट पिक करें, चलिए 3 पिक कर लें, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करें, तो वो इससे बिलोंग करेगा 3 से। अगर मैं इसमें से 5 पिक कर लेता हूँ, z में से 5 पिक करें और 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या आता है? 15, क्या 15 3z में होगा? जी होगा। अच्छा, अब एक और काम करते हैं, यहाँ से मैं 6 पिक करता हूँ, 3z में से मैंने 6 पिक किया और मैं z में से एक और एलिमेंट पिक कर लेता हूँ, सपोज 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें, क्या आता है? 24 आ जाता है। 24 3z में बिलोंग करता है। जी ये सारे जी सर क्या क्या होते था? हैं इसके आइडियल्स फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये जो एन जी है ये जी के क्या है, आइडियल्स है। अब वो मैं ऊपर वाली मैपिंग यहाँ पे प्रूव करना चाह रहा हूँ, ये जो मैपिंग यहाँ पे मैंने डिफाइन की है ये वाली, क्या ये होमोमॉर्फिज्म यहाँ पे बनती है नहीं बनती?
मैं एक स्पेशल केस ले लेता हूँ कि जो थ्योरम है वो यहाँ पे अप्लाई करने लगा हूँ। जी हमारे पास है एक रिंग और एन जी इसके आइडियल है। चले हम 2z पिक कर लेते हैं, 2z पिक कर लेते हैं जो कि आइडियल है हमारा, ठीक है। अब फाई हमने डिफाइन करनी है z से क्वोशंट रिंग तक, z ओवर 2z। और किस तरह से डिफाइन करनी है कि फाई ऑफ x, या चले a ले लें, a इज इक्वल टू a प्लस 2z, और a कहाँ से आ रहा होगा, z में से आ रहा होगा। ये जो मैपिंग हमने डिफाइन की है इस रिंग से इस रिंग तक, क्वोशंट रिंग तक, ये हमारे पास हमेशा क्या होगी, ये रिंग होमोमॉर्फिज्म होगी। इसके लिए आप चेक कर सकते हैं फाई ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आएगा इस मैपिंग के मुताबिक, a प्लस बी प्लस 2z, ठीक है। अब ये क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 2z प्लस b प्लस 2z। इसकी रीज़न क्या है, ये हम क्यों लिख सकते हैं, ये हमारा क्वोशंट जो रिंग है उसके अंदर हमने ये डिफाइन किया हुआ कि a प्लस बी इंटू प्लस 2 प्लस आइडियल जो होता है वो इस चीज़ की इक्वल होता है। ये मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ। क्वोशंट जो रिंग है उसके अंदर हमने ये डिफाइन किया हुआ है। ये देखें, पहला ऑपरेशन क्या है, s प्लस a प्लस एस प्लस बी इज इक्वल टू एस प्लस ए प्लस बी। वो जो छोटे एलिमेंट्स होते हैं वो दोनों आपस में ऐड कर देते हैं। दोनों ऐड करके लिखें तो सेपरेट करके लिखे जा सकते हैं, अगर सेपरेट करके लिखें तो ऐड करके लिखे जा सकते हैं। सिंपल सी ट्रिक आप लोगों को ये बता रहा हूँ। अब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कैसे डिफाइन किया गया, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, फाई ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस 2z। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 2z डॉट ए प्लस बी प्लस 2z। ये हमारे पास होमोमॉर्फिज्म की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ये फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाली है फाई ऑफ ए और सेकंड वाली क्या है, फाई ऑफ बी। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म ये दोनों ट्रू हो जाती हैं। अब इसमें अगर हम इसका कर्नल फाइंड करना चाहें, इसका अगर आप कर्नल फाइंड करना चाहें तो कर्नल क्या होगा, कर्नल का मतलब ये है कि कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू फर्स्ट वाली रिंग के वो एलिमेंट्स, फर्स्ट वाली रिंग कौन सी है, जी है, उसके वो एलिमेंट्स जो दूसरी वाली रिंग के ज़ीरो पे जाके मैप करें। दूसरी वाली रिंग के ज़ीरो कौन से हैं, 0 प्लस 2z, इस पे जाके जो मैप कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि क्वोशंट रिंग जो होती है, क्वोशंट सेट होता है, उसका ज़ीरो सिर्फ ज़ीरो नहीं होता, उसका ज़ीरो प्लस सेट होता है, 0 प्लस आइडियल होता है, ठीक है। तो अब आप ये देखें, मुझे ये बताएं कि फाई ऑफ ए इज इक्वल टू 0 प्लस 2z कब आएगा। देखिए फाई ऑफ ए किस तरह से डिफाइन किया गया, फाई ऑफ ए इस तरह करके डिफाइन किया गया। इसका मतलब ये है कि a प्लस 2z जो है वो इक्वल टू आना चाहिए 0 प्लस 2z। ये कब 0 इस पे जाके मैप करेगा, a की क्या वैल्यू लें कि 0 पे जाके मैप कर दे, 0 अगर मैं 2 ले लूं, अगर आपके पास ये 2z जैसे सेट है, सब रिंग आइडियल है, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4, तो इसमें अगर मैं 2 ऐड करता हूँ फिर क्या बनेगा, इसमें 2 ऐड करें 1 बाई 1, ये क्या बनेगा 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, ये क्या बनेगा 2 2 4 और 2 माइनस 2 क्या होगा 4 and 0. जी, 0 प्लस और आगे क्या आएगा 2, इसमें माइनस 4 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6 सॉरी एक 6 आएगा और दूसरा क्या आएगा माइनस 2 आ 2 जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद तो ये आप देख रहे हैं कि आपके पास 2z रिपीट होने लग गई है, 2z नहीं बन रही है, बने 0 प्लस माइनस 2, आगे क्या आना था प्लस माइनस 4 आना है, फिर उसके बाद क्या आना है प्लस माइनस 6 आना है। तो ये आपके पास क्या हो गई है
2z आ गई, ऐसे नहीं है? जी सर। 2 अगर जी इसमें ऐड सर। करते हैं तो फिर ये क्या बनती है? कोई नहीं समझ आ रही बात की? सर आ गई है, लेकिन यहाँ से फिर हम 2 ही रखेंगे। क्या कह रही हैं आप? सर हम ए अगर 2 ही रखते हैं तो 2 में अगर 2 ही ऐड करें तब भी का रिपीट हो जाएगा, मतलब ए की बात है ना, ए क्या लेंगे कि वो हाँ, ए क्या लेंगे तो वो वापस ज़ीरो बन जाए। हमने एक एलिमेंट ज़रूरी तो नहीं है, ज़्यादा भी आ सकते हैं। एक तो ज़ीरो है, एक तो ज़ीरो है, ज़ीरो तो है, उसके अलावा कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो ज़ीरो है, उसके अलावा कौन कौन से हो सकते हैं? 2 हमने ऐड किया, 2 से हमने देख लिया कि वो दोबारा वही आ जाता है। 3 ऐड करेंगे तो वो तो नहीं आएगा, वो तो ज़ीरो नहीं बनेगी दोबारा से। बेसिकली हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि a प्लस 2z करें तो ये कब 2z के इक्वल आ जाता है। बेसिकली हम ये चेक करना चाह रहे हैं। तो a क्या लें दोबारा से 2z? एक तो हम ज़ीरो ले सकते हैं, 0 प्लस 2z, और कौन सा ले सकते हैं? 4 से और 1 नंबर जी सर 2 ले सकते हैं तो हाँ जी, आगे इवन नंबर्स। इवन नंबर्स। ये आप कंफर्म करके कह रही हैं? 4 अगर ऐड करें, 4 ऐड करने से भी इवन नंबर्स आते हैं। और अगर 6 जी सर आ गए। ये आएंगे सर। 6 जी सर आ गए। 6 ऐड करें, तब भी आ जाते हैं सर। जी सर सारे इवन नंबर्स ऐड करें तो फिर इवन ही आएंगे, 2z वापस आ जाए। हाँ जी, तो इसका कर्नल किसके इक्वल आ जाएगा? 2z के इक्वल आ जाएगा। नेगेटिव नंबर्स भी ऑब्वियसली आप नेगेटिव इंटीजर्स भी ऐड करेंगे तो उससे भी यही केस बनता जाएगा, वो प्लस माइनस इसी तरह से चेंज होते जाएंगे। तो कर्नल आपने ऐसे चेक करना होता है। अब अगर ये कर्नल जो है ना, ये अगर जस्ट ज़ीरो आता ना, अगर ये जस्ट ज़ीरो आता, अभी तो नहीं आया, अगर ये जस्ट ज़ीरो के इक्वल आता तो ये जो मैपिंग हमने डिफाइन की हुई है ना, ये 1-1 मैपिंग हो जाती। ये रिजल्ट आप लोगों का ग्रुप थ्योरी में भी है और रिंग थ्योरी में भी ये रिजल्ट है कि अगर हमारे पास जो मैपिंग डिफाइन की गई है वो किसी भी सेट से किसी भी सेट तक है, हमारे पास किसी भी ग्रुप से किसी ग्रुप तक है, वो किसी भी रिंग से किसी भी रिंग तक है, उसका हमें कंसर्न नहीं है। बट अगर उसका कर्नल जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाता है, मतलब आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है हमारे पास। ये देखें ना, अगर रिंग की मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, एक आर से आर तक हमने एक मैपिंग डिफाइन की है, ठीक है। अगर इसका कर्नल जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाता है तो हम ये कहते हैं कि ये फैन ओनली इफ के साथ ये स्टेटमेंट है, फाई क्या हो जाती है? 1-1 हो जाती है। फाई जो मैपिंग है वो 1 to 1 हो जाती है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे भी अगर हमारा कर्नल जो है वो किसके इक्वल आ जाता है? कर्नल फाई जो है अगर हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आ जाता तो हम ये कहते हैं कि ये फाई मैपिंग ऊपर हम डिफाइन करके आए, ये क्या बन गई है? ये 1-1 बन गई। बट ये ज़ीरो के इक्वल नहीं आया, इसलिए हम इसको 1-1 नहीं सर कह किस सकते। केस में आता है 0 जस्ट कर्नल? इसकी मतलब अगर कोई एग्जांपल हो। अच्छा जी, किस केस में ज़ीरो आता है? मैं ग्रुप के एग्जांपल लिख देता हूँ, हम 2-3 बार ये डिस्कस कर चुके हैं। अंडर मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव नंबर्स e पावर x, इसका कर्नल किसके इक्वल आ जाएगा? x इसका एलिमेंट होगा। ये r यहाँ पे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा अब ये देखें, सच दैट फाई ऑफ x जो है वो, इसकी आइडेंटिटी क्या है? इसकी आइडेंटिटी क्या होगी? 1 जी 1 1 इसका मल्टीप्लिकेशन की तरफ ले रहे हैं। अब ये देखें फाई ऑफ x 1, मतलब क्या हमने देखना है कि x वो वाले हमने कंसिडर कर लिए हैं जिस पे e पावर x की इसकी इक्वल आ जाए, 1 की इक्वल आ जाए।
अभी देखिए ई पावर x 1 कब आता है, x की क्या वैल्यू रखें, जीरो जब x 0 जीरो x इक्वल टू 0 होता है तो हमारे पास 1 आता है। तो अब देखें कर्नल ऑफ फाई यहाँ पे क्या आ गया, सिंगलटन। ये दूसरी कंडीशन, ये आप इसको और याद रख लें कि कर्नल ऑफ फाई जब सिंगलटन सेट आ जाए, कर्नल ऑफ फाई जब क्या आ जाए, सिंगलटन सेट आ जाए, तो हमारे पास मैपिंग जो होती है वो क्या होती है, 1 1 होती है। और ये इसको मैं आपको ऊपर ग्रुप थ्योरी में बता भी चुका हूँ, ये मैपिंग क्या होती है, आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म इसीलिए है कि ये एक तो होमोमॉर्फिज्म बन जाती है और ये 1 1 और ऑन 2 भी हो जाती है, ये वाली मैपिंग। ठीक है, तो कर्नल ऑफ फाई इसमें देखिए सिंगलटन सेट आ रहा है, ले रहे हैं चीज़ जी सर। कीजिए। होमोमॉर्फिज्म यहाँ पे होगी, ये लेमा हो गया। उसके बाद ये लेमा, कर्नल ऑफ फाई जो होती है, जो भी उसका एलिमेंट्स आते हैं वो क्या होते हैं, सब रिंग। अब इसमें ये देख लें, हमारे पास कर्नल ऑफ फाई इस केस में क्या आया, इस केस में आया 2z की nz की सॉरी जो 2z है वो उसकी इक्वल आ गया। ठीक है, तो अब ये इस केस में क्या आ गया हमारे पास, इसकी सब रिंग नहीं होती, 2z इसकी क्या होती है, z की क्या होती है, सब रिंग होती है। तो वही यहाँ पे रिजल्ट हुआ कि जनरलाइज कर रहा है इसको, कर्नल जो भी आता है वो क्या होती है, सब रिंग होती है। अब ये ऊपर अभी मैं बात कर चुका हूँ। अब होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम रिंग R to R is isomorphism if and only if kernel of I is equal to 0, सिंगलटन सेट आ जाए। आइसोमॉर्फिज्म वो इसलिए कह रहा है, वो ऑन टू को यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, ऑन टू ऑब्वियस हो जाता है इस केस में आगे। होमोमॉर्फिज्म के केस में हम जस्ट 1 1 चेक कर रहे होते हैं, ऑन टू को नॉर्मली नहीं चेक कर रहे। तो होमोमॉर्फिज्म तो ऑलरेडी होती है, हम जस्ट क्या चेक करते हैं, कर्नल ऑफ आई को सिंगलटन चेक करते हैं, अगर वो सिंगलटन आ जाए तो हम ये कहते हैं कि वो आइसोमॉर्फिज्म बन गई है। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन वही है जो ग्रुप में भी हम डिफाइन करते हैं कि क्या होनी चाहिए, होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए और बाइजेक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये लेमा 0 को 0 पे मैप करता है और नेगेटिव एलिमेंट को नेगेटिव पे मैप करती है। होमोमॉर्फिज्म 0 को 0 पे मैप करता है और माइनस एलिमेंट को माइनस एलिमेंट पे जाके मैप करता है। कर्नल ऑफ आई जो है वो आइडियल भी फॉर्म करता है, सिर्फ सब रिंग नहीं फॉर्म करता, आइडियल भी फॉर्म करता है। ये रिजल्ट्स याद रखें, मैंने आपको बार बार कहा कि रिजल्ट्स याद रखा करें, लिख लिया करें, नोट्स बनाएं इन चीज़ों के, शॉर्ट नोट्स आप लोगों के पास होने चाहिए। ये भी एमसीक्यू आ जाता है कि अगर u और v दो आइडियल्स हों तो उनको प्लस करें तो वो भी आइडियल बन जाता है। ये 2-3 चीज़ें हैं कि अगर दो आइडियल्स आपके पास हैं u और v, उनको ऐड करें तो आइडियल बनता है या नहीं बनता, उनको इंटरसेक्शन लें तो आइडियल बनता है या नहीं बनता, उनको मल्टीप्लाई करें तो आइडियल बनता है या नहीं बनता, उनका यूनियन लें तो आइडियल बनता है या नहीं बनता। ये 3 रिजल्ट्स आप लोगों ने खुद सर्च करने हैं, शायद इसी में आगे आ रहा हो कि हमारे पास अगर दो आइडियल्स हैं u और v किसी भी रिंग के, तो उनका यूनियन इंटरसेक्शन और प्लस करें तो वो क्या बनते हैं, लेट u v be 2 आइडियल्स ऑफ r। तो आपने ये चेक करना है, पहली चीज़ ये चेक करनी है कि u प्लस v आइडियल बनता या नहीं बनता, u इंटरसेक्शन v आइडियल बनता या नहीं बनता, उसके बाद u मल्टीप्लाइड बाई v आइडियल बनता या नहीं बनता, और फोर्थ वन आपने चेक करना है कि u यूनियन विद v, क्या ये मैं यूनियन के लिए यूज़ कर रहा हूँ, क्या ये आइडियल बनता है या नहीं बनता। किसके आइडियल चेक करने हैं, r के आइडियल ये चेक करने हैं कि r के आइडियल्स अगेन बनते हैं या नहीं बनते। ये तीनों एमसीक्यूज हैं, चारों एमसीक्यूज आते हैं। इसको छोड़ दे बेशक। ये रिजल्ट भी याद रखना है कि दो आइडियल्स जो हैं उनकी जो प्रोडक्ट है वो इंटरसेक्शन में कंटेन कर रही होती है। ये रिजल्ट ज़रूर याद रखना, अगर समझ ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि अगर दो आइडियल्स हैं I1 और I2, उन दोनों को अगर आइडियल्स को एज ए सेट मल्टीप्लाई करें तो वो इंटरसेक्शन अपने ही इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहे होते हैं, सबसेट्स होते हैं उसके। ये आप लोगों के यहाँ पे प्रिंसिपल आइडियल इसको बेशक छोड़ दें आप लोग। प्रिंसिपल आइडियल रिंग थोड़ी सी आगे की बातें हो जाती हैं, एडवांस रिंग में आ जाती हैं ये चीज़ें। मैक्सिमल आइडियल बस यही जहन में रख लें कि जो मेन आइडियल जो मेन रिंग है उससे पीछे जो पहला आइडियल बनता है वो मैक्सिमल आइडियल होता है। मतलब रिंग और आइडियल के दरमियान और कोई सेट ना हो रहा हो, बस ये चीज़ है बेसिकली कि रिंग और आइडियल के दरमियान और कोई अब देखें ना, अगर सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करें, रिंग ऑफ इंटीजर्स की बात करें, तो उसमें मैक्सिमल आइडियल कौन कौन से हैं,
देखें जनरली तो हमने डिस्कस कर लिया रिंग ऑफ इंटीजर्स। इसमें एक इसका आइडियल हो गया 2z, ठीक है, दूसरा इसका आइडियल हो गया 3z, फिर हम इसका आइडियल डिस्कस कर लेते हैं 4z, आगे इसका डिस्कस किया जा सकता है 5z, फिर डिस्कस किया जा सकता है 6z, फिर आप डिस्कस कर सकते हैं 7z, ठीक है। ये आप n को वेरी करते जाए तो ये सारे आपके पास क्या बनते जाते हैं, आइडियल बनते जाते हैं। अब इनका आपस में कोई लिंक है, ये आइडियल जो मैंने लिखे हैं 4z, यस सर है। 4z किस में कंटेन कर रहा है, 2z में, हाँ जी 2z में कंटेन कर रहा है, और 6z किस में कंटेन कर रहा है, 3z में, और एक और में भी कंटेन कर रहा है। 3 6 2 में, सर 2 में भी कर। जी, तो इसकी अगर मैं एक एज डायग्राम ड्रा करूं तो हमारे पास सबसे ऊपर जो है वो क्या आ जाएगा, z आ जाएगा, इसके नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा 2z, और इसके नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन करूँ, यहाँ पे 4 ज्वाइन करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 3z ज्वाइन करता हूँ तो इसके नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, 6 और 6z इसके साथ भी रिलेट कर रहा होगा, ठीक है। तो अब अगर 5z की है, 5z कहाँ पे आएगा, इनमें कहीं पे आएगा, नो सर, इनमें नहीं आएगा, 5z यहाँ पे सेपरेट आ रहा होगा, ठीक है, 5z यहाँ पे सेपरेट आ रहा होगा। सिमिलरली 6z तो आ गया, 7z यहाँ पे सेपरेट आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर से जो हमारे पास आइडियल्स बनते हैं ये वाले, ये तमाम क्या होते हैं, मैक्सिमल आइडियल। मैक्सिमम, देखें ना, z और 2z के दरमियान कोई और आइडियल नहीं आ रहा, इसका मतलब 2z क्या है, मैक्सिमल आइडियल है। z और 3z के दरमियान और कोई आइडियल नहीं आ रहा, तो 3z क्या है, मैक्सिमल है। सिमिलरली 5z क्या है, मैक्सिमल है। 7z क्या है, मैक्सिमल है, ठीक है। तो जो प्राइम नंबर से आइडियल जनरेट होते हैं, ये बेसिकली जनरेटर्स की बात हो रही है, ये 2 से जनरेट होता है, ये 3 से जनरेट होता है, ये 5 से जनरेट होता है, और ये 7 से जनरेट होता है। इनसे जनरेट होते हैं ये सारे क्या होते हैं, मैक्सिमल आइडियल होते हैं, किसके, रिंग ऑफ इंटीजर्स के, ठीक है। ये रिंग ऑफ इंटीजर्स के क्या होते हैं, मैक्सिमल आइडियल्स होते हैं, जो p प्राइम से जनरेट होते हैं, मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ p टाइम्स z, ये जो होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, मैक्सिमल आइडियल होता है, क्योंकि इनका सुपर आइडियल कोई नहीं होता सिवाय z इटसेल्फ के, ठीक है। इनके और z के दरमियान और कुछ नहीं होता, ये बेसिकली बात हो रही है। ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पे एग्जांपल यही जो मैंने अभी डिस्कस की है यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। In a ring of integers the ideal where n is greater than 1 is maximal if and only if n is prime, ये मैंने बात कर दी है। अगर प्राइम एलिमेंट से वो आइडियल जनरेट हो रहा है तो वो क्या होगा, मैक्सिमल आइडियल होगा। उसके बाद इसको बेशक छोड़ दें, आइडियल जनरेटेड बाय द सेट, ये भी उसी टाइप की थोड़ी सी चीज़ है। ये रिजल्ट आप लोग ज़रूर याद रख लें, m भी है प्रॉपर आइडियल, देन m इज़ मैक्सिमल इफ एंड ओनली इफ r ओवर m जो है वो क्या बन जाए, फील्ड बन जाए। अब इसमें भी आप लोग ये देख सकते हैं, ये जो हमारे पास होगी, हमने कह दिया कि मैक्सिमल pz जो होंगे वो क्या होंगे, मैक्सिमल। इसका मतलब ये है, इस थ्योरम के मुताबिक ये कह रहा है कि z ओवर pz ये क्या होगी, फील्ड फॉर्म करेगा। ये जो क्वोशंट रिंग होगी ये क्या फॉर्म करेगी, फील्ड फॉर्म करेगी। उसकी रीज़न क्या है कि pz इसके क्या है, मैक्सिमल आइडियल, और उसने कहा है कि ये क्या है, इफ एंड ओनली इफ के साथ ये स्टेटमेंट आ रही है, इफ एंड ओनली इफ के साथ स्टेटमेंट आ रही है, pz जो है वो मैक्सिमल आइडियल है, तो z ओवर pz क्या होगा, फील्ड होगा। और ये आइसोमॉर्फिक किसके होते हैं, ये आइसोमॉर्फिक होते हैं zp के, ठीक हो गया। ये किसके आइसोमॉर्फिक होते हैं, ये zp के आइसोमॉर्फिक होते हैं। ये जो फील्ड आता है ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है, zp के आइसोमॉर्फिक होता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये थ्योरम अभी यूज़ किया गया है, थ्योरम की एग्जांपल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से। हमने ये देखा है कि z जो है हमारे पास ये एक रिंग है, ठीक है, और ये हमने यहाँ पे अभी डिस्कस कर लिया कि pz जो होते हैं ये सारे इसके क्या होते हैं, मैक्सिमल आइडियल होते हैं, ठीक है। ये इसके क्या होते हैं, मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ z, मैक्सिमल होते हैं। अब ये मैक्सिमल होने की वजह से z ओवर pz जो है ये क्या हो जाती है, ये फील्ड फॉर्म कर जाता है, ठीक है, ये फील्ड फॉर्म कर जाता है। अब आगे ही एक और रिजल्ट है कि ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाते हैं, ये zp के आइसोमॉर्फिक हो जाते हैं। ये तीन रिजल्ट्स मैं यहाँ पे कंबाइन कर रहा हूँ।
ठीक हो गया? इसमें कोई किसी कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर हम्म, सर ये जब हम आइसोमॉर्फी की बात करते हैं ग्रुप में तो हम उनकी ऑर्डर्स की तस्वीर लगाते हैं, तो रिंग में भी ऐसा होता है? रिंग में फाइनाइट के केस में आप चेक कर सकते हैं, फाइनाइट के केस में ट्रू होगा, इनफिनिट के केस में no होगा। ठीक है। हाँ जी, और इसमें ये फंडामेंटल होमोमॉर्फिज्म थ्योरम 5 या होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग R into R prime with kernel K then phi of R is, ये फर्स्ट आइसोमॉर्फिक थ्योरम है ना, फर्स्ट आइसोमॉर्फिक नहीं है, ये फंडामेंटल थ्योरम वैसे है। फर्स्ट आइसोमॉर्फिक तो दूसरा होता है जो कर्नल के इसके आइसोमॉर्फिक हो जाता है। इसके बाद आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम जो है, इनकी स्टेटमेंट्स जस्ट आप लोग याद रख लें, बस ये यहीं पे एंड हो जाता है हमारा इसका कोर्स। इसको आप लोग देख लें, सारा पूरा कोर्स मैंने आप लोगों को पहले भी दिया हुआ है, आप लोग इसको दोबारा रिवाइज करें, ठीक है? कल हम इंशाल्लाह इसके MCQs करेंगे, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।